हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। लेक्चर फर्स्ट से 6 तक हमने अपलोड कर दिए हैं और सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपसे अब आगे को यही उम्मीद है कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये आपका सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हद तक तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज हम लेक्चर नंबर 7 में डीसी जनरेटर के अभिलक्षण, डीसी मोटर के अभिलक्षण और स्टार्टर्स के बारे में और उनके जो विधियां हैं, कंट्रोल करने की, स्पीड को कंट्रोल करना कैसे है, उनकी विधियों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यही आपके सिलेबस में है और यदि आप 2022 जो न्यू सिलेबस है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का, उसका एक रिव्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस सिलेबस को हम आपके सामने ला दें, एक वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक बता दें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप अगर रिव्यू चाहते हैं, हम आपको नया सिलेबस जो है प्रोवाइड करा दें, तो हम आपको उसको एक वीडियो बना देंगे और उसकी PDF भी आपको भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF को आप जो भी आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर आप बता सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर के अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ओपन सर्किट अभिलक्षण के बारे में। देखिए, ओपन सर्किट अभिलक्षण में OCC लिखा हुआ है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ओपन सर्किट अभिलक्षण को मैग्नेटिक अभिलक्षण या फिर नो लोड सैचुरेशन अभिलक्षण के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अभिलक्षण को, जो हमारा ओपन सर्किट अभिलक्षण है, उसको मैग्नेटिक अभिलक्षण या नो लोड सैचुरेशन अभिलक्षण भी कहते हैं। यह अभिलक्षण बिना किसी लोड या फिर उस पर उत्पन्न EMF और दिए गए निश्चित गति से फील्ड करंट के बीच से संबंध को दर्शाता है। मतलब आप एक बार फिर से इसको जान लीजिएगा कि जो ओपन सर्किट अभिलक्षण है OCC, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ओपन सर्किट अभिलक्षण को मैग्नेटिक अभिलक्षण या फिर नो लोड सैचुरेशन अभिलक्षण के रूप में भी जाना जाता है या उसको कहा जाता है। यह अभिलक्षण बिना किसी लोड पर उत्पन्न EMF को दिए गए निश्चित गति से फील्ड करंट के बीच के संबंध को दर्शाती है। OCC मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व सिर्फ मैग्नेटाइजेशन कर्व है और यह सभी प्रकार के जनरेटर के लिए प्रैक्टिकल रूप में समान है। डेटा के लिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बिना किसी लोड के जनरेटर को ऑपरेट करने और एक कांस्टेंट स्पीड, जो कांस्टेंट स्पीड है, उसको रखने के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि फील्ड करंट को धीरे धीरे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है और इसी टर्मिनल वोल्टेज को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए कनेक्शन को व्यवस्था कर्व नीचे दिया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। शंट या सीरीज एक्साइटेड जनरेटर के लिए फील्ड वाइंडिंग को मशीन से काट दिया जाता है, यानी कि उसको कट कर दिया जाता है और बाहरी आपूर्ति से जोड़ा जाता है। देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉइल फील्ड यहाँ पर है और ये लगा हुआ है यहाँ पर आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर करंट को बोलते हैं हम IA और ये यहाँ पर एमीटर है, एमीटर में जो करंट जाएगा वो है IL, ये देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये वोल्टेज को मापने के लिए है। यहाँ पर एम्पियर है तो एम्पियर करंट को मापता है, यहाँ पर ये लगा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये इसे कहते हैं वेरिएबल लोड। जहाँ भी आपको इस तरीके से दिखाई दे तो ये वेरिएबल लोड कहलाता है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करने वाला, घट सकता है, बढ़ सकता है, तो ये वेरिएबल लोड कहलाता है। ठीक है, अब इसको लोड को घटाकर बढ़ाकर हम जो है इसका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये लगा हुआ होता है। आगे हम बात करते हैं, आगे है कि नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट का ग्राफ कैसे हम शो करते हैं। तो देखिएगा, हमने क्या कहा था कि स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, स्पीड को घटाया बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच एक ग्राफ को दर्शा रहा है, जो है, देखिए ये वाली रेखा जो दर्शा रही है, ये रेखा दर्शा रही है आपका N1, यानी कि स्पीड जो है यहाँ पर सबसे कम है। उसके बाद जो N2 स्पीड है वो N1 से ज़्यादा है और फिर N3 एक स्पीड दिखाई गई है, वो
N3 स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड में वृद्धि यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नो लोड वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे फील्ड करंट भी बढ़ता है। और आगे की सिचुएशन कौन सी, यहाँ पर ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन ये आती है कि नो लोड वोल्टेज तो बढ़ना कम हो जाता है लेकिन जो फील्ड करंट है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो स्पीड जो है इंक्रीज़ होने लगती है। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड, इंटरनल या कुल अभिलक्षण। इंटरनल या टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो एक इंटरनल अभिलक्षण कर्व ऑन लोड जनरेटर ईएमएफ और आर्मेचर करंट IA के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए, इंटरनल या कुल अभिलक्षण कर्व क्या दर्शाता है? एक इंटरनल अभिलक्षण कर्व ऑन लोड जनरेटर EMF या फिर आर्मेचर करंट के बीच, दोनों के बीच में संबंध को दर्शाता है, इंटरनल या फिर कुल अभिलक्षण। आर्मेचर रिएक्शन के कारण ऑन लोड जनरेटर EMF हमेशा जो EO है वो EG से कम होता है। ठीक है, यानी कि जनरेटर का EMF EG हमेशा EO से क्या होता है, कम होता है। और EG को नो लोड, EG क्या है, ये जनरेटर का EMF है नो लोड वाला, तो इसको कहा जा रहा है कि ये नो लोड वोल्टेज EO, ये नो लोड जनरेटर EG हमेशा EO से कम होता है। और EG को नो लोड वोल्टेज EO से आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के कारण ड्रॉप को घटाकर निर्धारित किया जाता है। इसलिए इंटरनल अभिलक्षण कर्व OCC यानी कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इसके नीचे स्थित है। ठीक है, बात करते हैं एक्सटर्नल अभिलक्षण। अभी इंटरनल की बात करी थी, अब एक्सटर्नल अभिलक्षण के बारे में बात करेंगे। तो ये जो दोस्तों IL लिखा हुआ है, ये IL ऐसे ये I है और इसके सफिक्स में ये L है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एक एक्सटर्नल अभिलक्षण कर्व टर्मिनल वोल्टेज V और लोड करंट IL के बीच के संबंध को दर्शाता है। बस इनको ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा किस संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, हम बात करें ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की, तो यह संबंध दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, यह संबंध दर्शाता है अभिलक्षण बिना किसी लोड के उत्पन्न, देखिए EMF और दिए गए निश्चित गति के फील्ड करंट के बीच संबंध दर्शा रहा है। और अगर हम बात करें कि इंटरनल अभिलक्षण की, तो इंटरनल अभिलक्षण किसमें, ऑन लोड जनरेटर और आर्मेचर करंट के बीच में संबंध दर्शाता है। एक्सटर्नल अभिलक्षण की बात कर रहे हैं तो वह टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इनके संबंध को याद रखिएगा, जिस संबंध जो भी दर्शा रहा है उसको आप एक बार ज़रूर लिख लीजिएगा जो आपकी याद रहे। आगे है टर्मिनल वोल्टेज V आर्मेचर सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के कारण उत्पन्न EMF जो है यानी कि EG उसकी तुलना में कम है और इसलिए ही एक्सटर्नल अभिलक्षण कर्व इंटरनल अभिलक्षण कर्व के नीचे स्थित होता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि किसी दिए गए उद्देश्य के लिए जनरेटर की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए एक्सटर्नल अभिलक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के अभिलक्षण को कभी कभी परफॉर्मेंस अभिलक्षण लोड अभिलक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परफॉर्मेंस अभिलक्षण लोड अभिलक्षण। ठीक है, इसको कह देते हैं किसे, एक्सटर्नल अभिलक्षण को। याद रखिएगा इन पॉइंट को जैसा हम बता रहे हैं। प्रत्येक प्रकार के जनरेटर के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल अभिलक्षण कर्व दोनों ही यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, नो लोड वोल्टेज, जनरेटर वोल्टेज या फिर टर्मिनल वोल्टेज, ये लाइन यहाँ पर आपको दिखाई गई है जिसे भी आपको लेना है। अगर नो लोड वोल्टेज के साथ और लोड करंट के साथ है तब भी ये फिगर आपके काम आएगा। जनरेटर वोल्टेज और लोड करंट के साथ संबंध है तब भी ये फिगर आपके काम आएगा। टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच संबंध, तब भी ये फिगर आपको देखना है। ठीक है, देखिए ये जो सबसे ऊपर लाइन है सीधी, ये सीधी लाइन जो है ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप की है। किसकी है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन जो यहाँ पर है ये शो करती है कि ये ओमिक वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये हमें ये शो, देखिए जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये शो करती है एक्सटर्नल अभिलक्षण। क्या शो करती है? एक्सटर्नल अभिलक्षण। और दूसरी वाली लाइन करती है इंटरनल अभिलक्षण। और यहाँ का ये गैप जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो चुका है, आर्मेचर रिएक्शन जो है गिर चुका है।
अब देखिए सी से डी तक का जो गैप है ये बताता है कि ओमिक वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है, जो ओमिक वोल्टेज है वो गिर चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन फिगर को पढ़ेंगे। आगे है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का अभिलक्षण और डीसी शंट जनरेटर अभिलक्षण, डीसी सीरीज जनरेटर अभिलक्षण। ठीक है, हमने इसलिए ये नाम बता दिए हैं कि ये आपके कोर्सेस में नहीं, उसमें सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन जो आगे हैं मोटर के वो आपके लिखे। मोटर के जो शंट और डीसी सीरीज और शंट दोनों आपके सिलेबस में हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जनरेटर के आपको बता दिए हैं। अगर आते हैं तो आप जो है ज़रूर लिख के आइएगा। आगे है डीसी मोटर के अभिलक्षण। डीसी मोटर के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर्स। तो डीसी सीरीज मोटर्स के अभिलक्षण देखते हैं। सबसे पहले है टॉर्क वीएस आर्मेचर, स्पीड और आर्मेचर करंट और स्पीड या टॉर्क। ठीक है, तीनों ही ये कैरेक्टरिस्टिक है, इनको हम अलग अलग देखते हैं कैसे। देखिए पहले हम देख लेते हैं टॉर्क वीएस आर्मेचर करंट। तो आई ए और टी ए, ये देखिए है ना, टी ए माइनस आई ए, इन दोनों में डिफरेंस ये दर्शाता है। और देखिए डिफरेंस क्या, ये जो है कर्व है ये इन दोनों का दर्शाता है कि टॉर्क और आर्मेचर में किस तरीके से संबंध होगा। तो इस अभिलक्षण को इलेक्ट्रिक अभिलक्षण के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो टॉर्क आर्मेचर करंट अभिलक्षण है इसको हम इलेक्ट्रिक अभिलक्षण को भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि टॉर्क सीधे आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती होता है। हम देख सकते हैं कि टी ए समानुपाती किसके है, फाई आई ए के। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर्स फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी आई ए है वो आई एफ के बराबर होगा। इसलिए फ्लक्स फाई सीधे आर्मेचर करंट जो आई ए है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। फील्ड के मैग्नेटिक सैचुरेशन से पहले होती है और अतः मैग्नेटिक सैचुरेशन से पहले जो टी ए है वो समानुपाती किसके हो गया, आई ए के स्क्वायर के। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट आई ए की छोटी वैल्यू के लिए कर्व टी ए माइनस टी आई, टी ए और टी ए परवलय है, टी ए और आई ए जो है वो परवलय है। हम कह रहे हैं कि ये टी ए है और ये माइनस का चिन्ह जो आपको दिख रहा है ये माइनस नहीं है, हम इसे ऐसे बोलते हैं कि ये कर्व को दर्शाता है। ठीक है, टी ए और आई ए के बीच एक कर्व है जो परवलय का है। ठीक है, मैग्नेटिक सैचुरेशन के बाद फील्ड पोल फ्लक्स फाई आर्मेचर करंट आई ए से स्वतंत्र है और इसलिए टॉर्क समानुपाती के रूप में केवल आई ए में बदलता है। टी जो है वो समानुपाती हो जाता है आई ए के, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक सैचुरेशन के बाद टी ए और आई ए कर्व एक सीधी रेखा बन जाती है। पहले कर्व में थी, अब क्या हुआ, सीधी रेखा बनती है। आगे है कि जब टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क स्ट्रे लॉसेस के कारण आर्मेचर टॉर्क से कम है और इसलिए कर्व टी एस एच वी एस आई ए थोड़ा कम है। तो डीसी सीरीज मोटर्स में मैग्नेटिक सैचुरेशन से पहले की बात टॉर्क आर्मेचर करंट के वर्ग के रूप में बढ़ जाती है और इसलिए मोटर्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ हाई स्टार्टिंग, यहाँ पे जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ जाती है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरे हम बात करते हैं स्पीड वीएस आर्मेचर करंट। देखिए हम जानते हैं बैक ईएमएफ में परिवर्तन जो छोटी लोड करंट है आर्मेचर करंट उसके लिए होती है और यह नगण्य लिया जा सकता है, नगण्य कह सकते हैं हम इसे कि ये नगण्य है। इसलिए छोटी करंटों के लिए स्पीड फाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है और जैसा कि हम जानते हैं फ्लक्स आई ए के सीधे समानुपाती है तो गति आई ए की व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगी। इसलिए जब आर्मेचर करंट बहुत छोटी होती है तो स्पीड खतरनाक रूप से अधिक हो जाती है। ठीक है, और यही कारण होता है कि किसी सीरीज़ मोटर को कुछ मैकेनिकल लोड के बिना कभी भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन हाँ, हैवी लोड पर आर्मेचर करंट आई ए बड़ी होती है तो इसलिए स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप हम क्या करते हैं, ईएमएफ यानी कि ईबी में कमी आ जाती है और ईबी कम होने के कारण अधिक आर्मेचर करंट की अनुमति होती है। बात करते हैं स्पीड वीएस टॉर्क के बारे में। तो इस अभिलक्षण को मैकेनिकल अभिलक्षण भी कहा जाता है और डीसी सीरीज मोटर को दो अभिलक्षणों से
यह पाया जा सकता है कि जब स्पीड अधिक होती है तो टॉर्क कम होता है, और यदि स्पीड कम हो जाती है तो टॉर्क बढ़ जाता है। मतलब जो स्पीड है ना, जो स्पीड है वो टॉर्क के समानुपाती नहीं होती, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, टॉर्क के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे हम लिख सकते हैं कि टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉर्क वीएस आर्मेचर में ये फिगर है, जिससे ये आपको कर्व दर्शा रहा है कि ये जो है TA है। ठीक, स्पीड और आर्मेचर में आप देख सकते हैं कि अगर स्पीड घटती है तो आर्मेचर करंट बढ़ता जाता है। ठीक है, स्पीड टॉर्क में देखते हैं तो स्पीड अगर घटेगी तो आर्मेचर करंट क्या होगा, ये टॉर्क भी बढ़ेगा। ठीक है, तो स्पीड के घटने पर आर्मेचर करंट भी बढ़ता है और स्पीड के घटने पर टॉर्क भी बढ़ता है। टॉर्क घटेगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, आर्मेचर करंट घटेगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर। तो पहला हम यहाँ पर बात करेंगे टॉर्क वीएस आर्मेचर करंट, टॉर्क वीएस आर्मेचर करंट के अभिलक्षण के बारे में। तो डीसी शंट मोटर के केस में हम फील्ड फ्लक्स को स्थिर मान सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि हैवी लोड आर्मेचर रिएक्शन बढ़ने के कारण थोड़ी मात्रा में घट जाती है, लेकिन जैसा कि हम फ्लक्स में परिवर्तन को नगण्य मानते हैं, हम कह सकते हैं कि टॉर्क आर्मेचर करंट की कैसी होती है, समानुपाती होती है। इसलिए डीसी शंट मोटर के लिए अभिलक्षण TAIA मूल बिंदु के माध्यम से एक सीधी रेखा में होते हैं, बिल्कुल सीधे। चूँकि ये होते क्यों हैं, क्योंकि हैवी स्टार्टिंग लोड को हैवी स्टार्टिंग करंट की आवश्यकता होती है और शंट मोटर को कभी भी हैवी लोड पर स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ये याद रखिएगा कि जो शंट मोटर होती है उसको कभी भी हैवी लोड पर स्टार्ट नहीं किया जा सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लें। इसीलिए आपको इंजीनियरिंग में ये सब बता दिया जाता है, जैसे कि आप उस गलती को ना करो। बात करते हैं दूसरा, स्पीड वीएस आर्मेचर करंट। जैसा कि फ्लक्स को स्थिर माना जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि N जो है वो प्रोपोर्शनल टू है किसके, EG EMF के। लेकिन जैसा कि बैक EMF भी लगभग स्थिर है, तो स्पीड स्थिर होनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से फ्लक्स और साथ ही EB लोड में जो लोड है वो भी वृद्धि के साथ घट जाती है। बैक EMF EG की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है और इसलिए स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। आमतौर पर कुल लोड स्पीड के केवल 5 से 15% की स्पीड कम हो जाती है। इसलिए एक शंट मोटर को कांस्टेंट स्पीड माना जा सकता है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड माना जा सकता है। अब देखिए जो आगे फिगर है उसमें हम देख लेंगे। तो स्पीड वीएस आर्मेचर करंट अभिलक्षण में सीधी क्षैतिज रेखा आदर्श अभिलक्षण को प्रदर्शित करती है। आदर्श अभिलक्षण यानी कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाती है, और वास्तविक अभिलक्षण बिंदीदार रेखा द्वारा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आइडियल और ये है आपका वास्तविक यानी कि रियल। ठीक है, ये टॉर्क और आर्मेचर में संबंध है, स्पीड और आर्मेचर को दिखाया गया है, यानी कि स्पीड और आर्मेचर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट दिखाया गया है, और ये डॉटेड जो है ये रियल है। और रियल में क्या होता है कि स्पीड जो है वो घटती जाती है और आर्मेचर करंट बढ़ता जाता है। यहाँ पर अब देख लीजिएगा स्पीड और टॉर्क में कैसे मतलब एक दूसरे के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाए गए हैं कि अगर टॉर्क घटेगा तो स्पीड भी क्या होगी, स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड घटेगी तो टॉर्क बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। एक डीसी मोटर के कंट्रोल की विधियां क्या हैं, देखिए स्पीड मोटर कंट्रोल मेथड आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक डीसी मोटर को स्पीड अलग अलग फ्लक्स, आर्मेचर रेजिस्टेंस या फिर अप्लाई वोल्टेज से भिन्न हो सकती है। विभिन्न डीसी शंट और सीरीज विधियों के लिए विभिन्न स्पीड कंट्रोल विधियां हैं। फर्स्ट है शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल, और उसी में इसका फर्स्ट पार्ट फ्लक्स कंट्रोल विधि हम यहाँ पर जानेंगे। तो फ्लक्स कंट्रोल विधि के बारे में बात करेंगे। तो इस फ्लक्स कंट्रोल विधि में मोटर की स्पीड फ्लक्स के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार फ्लक्स में कमी से इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है और फ्लक्स में वृद्धि से इसकी स्पीड को कम किया जा सकता है। मतलब अगर हम फ्लक्स की बढ़ोतरी कर दें तो स्पीड को कम कर सकते हैं, और फ्लक्स में अगर हम वृद्धि कर दें तो
स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं अगर फ्लक्स में कमी आ जाए, और फ्लक्स में अगर हम बढ़ोतरी कर दें तो उसके साथ साथ स्पीड को घटाया जा सकता है। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और फ्लक्स बढ़ा गया, अगर फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो स्पीड घट रही है। देखिए एक दूसरे के उल्टे हैं, बस इतना जान लीजिए। फ्लक्स में वृद्धि, स्पीड में कमी, स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है तो फ्लक्स में कमी हो रही है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए जो रियोस्टेट की सीरीज से जोड़ा जाता है तो उससे हम क्या करते हैं, जिससे कि फील्ड वाइंडिंग स्पीड n बढ़ जाती है। तो फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, रियोस्टेट की सीरीज से जोड़ देते हैं, जिससे कि फील्ड वाइंडिंग स्पीड बढ़ने लगती है, क्योंकि इससे फ्लक्स कम हो जाएगा। तो हम फील्ड का फ्लक्स अपेक्षाकृत छोटा देखते हैं और इसलिए जो लॉस है वो कम हो जाता है, और विधि काफ़ी कुशल है। मतलब यह क्या कह सकते हैं कि यह काफ़ी ज़्यादा हद तक सहज है, सरल है, और फ्लक्स को कंट्रोल करने पर हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लक्स बढ़ाएंगे, स्पीड घट जाएगी, स्पीड को हम घटाना चाहते हैं तो फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा, फ्लक्स को घटाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, एक दूसरे का उल्टा है। आर्मेचर कंट्रोल विधि के बारे में बात करें तो देखिए, आर्मेचर कंट्रोल विधि में डीसी मोटर की स्पीड सीधे बैक ईएमएफ और Eg इक्वल टू V माइनस IA के समानुपाती है, यानी कि यह है Eg इक्वल टू V माइनस IA और R। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। जब सप्लाई वोल्टेज V और आर्मेचर रेजिस्टेंस RA को कांस्टेंट रखा जाता है तो स्पीड सीधे आर्मेचर करंट IA के कैसे हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। और यदि हम आर्मेचर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो आर्मेचर करंट IA कम हो जाता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड कम हो जाती है। सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम। वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम भी इसी में आता है कि स्पीड कंट्रोल सिस्टम में। तो इस वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मोटर के बहुत सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक उत्खनन, लिफ्ट इत्यादि में वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, ये M1 फर्स्ट मोटर है, ये M2 सेकेंड मोटर है। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, देखिए M2 मोटर यह जनरेटर की स्पीड कंट्रोल करती है, यानी कि ये जो M2 मोटर है ये जनरेटर की स्पीड को कंट्रोल करेगी। M1 होस्टेड स्पीड के साथ कोई AC मोटर या फिर DC मोटर हो सकता है, जो भी है। ठीक है, अब जनरेटर G1, जनरेटर जो है ये M1 के साथ सीधे जुड़ा हुआ है, और इस विधि में जनरेटर G के आउटपुट को मोटर M2 की आर्मेचर को फील्ड किया जाता है, जिसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाना जनरेटर आउटपुट वोल्टेज को मोटर M2 से जोड़ा जा सकता है, यानी कि जिसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है उस स्पीड को जनरेटर आउटपुट वोल्टेज को मोटर M2 से जोड़ दिया जाता है, और यह 0 से इसके अधिकतम मान तक जो हम कह सकते हैं अधिकतम मान तक मिल सकता है, या मतलब पहुंच सकता है। और इसलिए मोटर M2 का आर्मेचर वोल्टेज बहुत आसानी से वैरी करता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा मोटर बहुत स्मूथ स्पीड कंट्रोल प्राप्त कर सकती है, मतलब हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल। फर्स्ट इसमें है फ्लक्स कंट्रोल विधि। देखिए फ्लक्स कंट्रोल विधि है सीरीज मोटर के बारे में भी। फ्लक्स कंट्रोल विधि में इसका फर्स्ट पार्ट है फील्ड डाइवर्ट। फील्ड को डाइवर्ट करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए एक रियोस्टेट सीरीज फील्ड के समांतर जुड़ा होता है। एक रियोस्टेट जो है कैसा, फील्ड के समांतर जुड़ा हुआ होता है, और इस वेरिएबल रजिस्टर को डाइवर्ट के रूप में भी कहा जाता है। ये डाइवर्ट रजिस्टर है, ठीक है, यानी कि ये जो है इसको फील्ड को डाइवर्ट कर देता है, क्योंकि इस रजिस्टर के माध्यम से करंट के वांछित मान को क्या कर सकते हैं, हम डाइवर्ट कर सकते हैं, और इसलिए फील्ड कॉइल के माध्यम से करंट को कम किया जा सकता है। इसलिए फ्लक्स को वांछित मात्रा में घटा सकते हैं और स्पीड n को हम बढ़ा सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फील्ड डाइवर्ट है, इसकी हम बात कर रहे थे। ये सीरीज़ फील्ड लगी हुई है इसमें, और ये जो है डाइवर्टर लगा हुआ है जो फ्लक्स को डाइवर्ट करेगा, फ्लक्स को कम करेगा, स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ही फ्लक्स कम होगा स्पीड जो है मोटर की बढ़ जाएगी। आर्मेचर डाइवर्ट की हम बात करेंगे इस फिगर के, तो देखिएगा आर्मेचर डाइवर्ट रियोस्टेट कॉइल को आर्मेचर से कनेक्ट करते हैं। जो रियोस्टेट कॉइल है वो आर्मेचर से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो रियोस्टेट जो कॉइल है वही डाइवर्टर कहलाती है, ठीक है, उसी से डाइवर्ट होता है। तो किसी दिए गए कांस्टेंट लोड टॉर्क के लिए यदि आर्मेचर करंट कम हो जाती है तो फ्लक्स में वृद्धि होनी चाहिए, और आर्मेचर वर्क के रूप में यह सप्लाई ले ली गई करंट में वृद्धि का परिणाम देगा, और इसलिए फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा, और इसके बाद मोटर में गति कम हो जाएगी। जैसे फ्लक्स बढ़ेगा तो मोटर में गति कम हो जाएगी। तो ये आप दोनों फिगर को देख सकते हैं, ठीक है। एक आती है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। तो इस विधि में इस विधि में जो फील्ड कॉइल है उसको टर्न की संख्या से विभाजित करते हुए टैप किया जाता है, और इस प्रकार हम अलग अलग संख्याओं का चयन करके फाई के विभिन्न मान चुन सकते हैं। जो ये फाई है इसके विभिन्न मान चुन सकते हैं, इसको कहते हैं, ये होता है फ्लक्स, ठीक है। तो इसके विभिन्न मान चुन सकते हैं। इस विधि में फ्लक्स कम किया जाता है और सीरीज फील्ड मेन वाइंडिंग के टर्नों की संख्या घटाकर गति बढ़ाई जाती है। स्विच एस फील्ड वाइंडिंग की किसी भी हिस्से में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस प्रकार फ्लक्स को कम कर सकता है और कॉइल के फुल टर्न के साथ स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जहां पर फ्लक्स के कम करने की बात हो रही हो वहां पर स्पीड को बढ़ावा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। देखिए टैप्ड फील्ड कंट्रोल यहाँ पर क्या है, ये सीरीज़ को, यानी कि ये जो है टैप्ड सीरीज फील्ड यहाँ पर जुड़ी हुई है, और इससे क्या होता है कि ये मोटर की स्पीड को बढ़ा देता है। और टैप्ड सीरीज फील्ड क्या करती है, ये शॉर्ट सर्किट करके फ्लक्स को कम कर देगी और इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। अब बात करते हैं पैरेलल फील्ड कॉइल। पैरेलल फील्ड कॉइल के बारे में बात करें तो देखिएगा यह फैन मोटर यानी कि पंखे की जो मोटर्स है उसके लिए उपयोग किया जाता है। डीसी आर्मेचर के साथ सीरीज में फील्ड कॉइल को रीप्रूफिंग करके कई स्पीड प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ये आपको देखना है पैरेलल फील्ड कॉइल। अब बात करते हैं डीसी मोटर्स का स्टार्टिंग। जो स्टार्टर होते हैं वो कैसे, स्टार्टर एक मोटर स्टार्ट करने और त्वरित करने का एक उपकरण है। यानी कि मोटर को स्टार्ट करते हैं, मोटर को चालू करते हैं, तो ये एक उपकरण है जो कंट्रोलर मोटर को स्टार्ट करने तथा डीसी मोटर को गति को कंट्रोल करता है। डीसी मोटर की गति को कंट्रोल करने और रिवर्स करने का, मोटर को रोकने का एक उपकरण होता है। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे समरसेबल होता है घरों में, तो हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं। तो इसको मतलब क्या है, हम कंट्रोल तो कर रहे हैं, जब हम चाह रहे हैं जब उसको हम चला रहे हैं, जब चाह रहे हैं जब उसको रोक रहे हैं, तो मतलब क्या, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये भी एक कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए डीसी मोटर को स्टार्ट करते समय हैवी करंट ड्रॉ करता है जो मोटर को नुकसान पहुंचाती है। तो स्टार्टर इस हैवी करंट को कम करता है और सिस्टम को नुकसान से बचाता है। मतलब जब मोटर स्टार्ट होती है तो एकदम से हैवी करंट जाता है, लेकिन स्टार्टर अगर उसमें लगा हुआ है तो उस हैवी करंट से मोटर को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हम जान लेते हैं। डीसी मोटर में कोई बैक ईएमएफ नहीं होता। मोटर को स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट को सर्किट के रेजिस्टेंस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम है और जब मोटर के स्टैंड स्टिल स्थिति में फुल वोल्टेज पर लगाया जाता है तो क्या होगा, आर्मेचर करंट बहुत अधिक हो जाएगा जो मोटर के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। मोटर के कुछ हिस्से फूक सकते हैं, खराब हो सकते हैं। उच्च आर्मेचर करंट के कारण अतिरिक्त रेजिस्टेंस स्टार्ट होने पर आर्मेचर सर्किट में रखा जाता है। मशीन के स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को सर्किट से काट दिया जाता है जब मशीन स्पीड प्राप्त करती है, मतलब मशीन स्पीड से घूमने लगती है। मोटर का आर्मेचर करंट निम्नलिखित समीकरण द्वारा
ज्ञात किया जाता है, जैसे कि दे रखा है आई ए इक्वल टू वी माइनस ई अपॉन आर ए। तो इस प्रकार यदि वी को स्थिर रखा जाए तो जो आई ए है वो ई और आर पर निर्भर करती है, जो आई ए है वो ई और आर पर निर्भर करती है। अगर हम इसको वी को कांस्टेंट रख दें, जब मोटर को पहले स्टार्ट किया जाता है तो आर्मेचर स्थिर होता है, इसलिए बैक ईएमएफ ई भी शून्य होता है। ठीक है, बैक ईएमएफ कैसा होता है? शून्य होता है जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टिंग आर्मेचर करंट नीचे दिए गए समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आई ए एस यानी कि आई ए स्टार्टिंग इक्वल टू वी माइनस जीरो अपॉन आर ए, क्योंकि ये तो ज़ीरो होता है। ठीक है, ईएमएफ तो ये इसका मान जीरो रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई ए इक्वल टू वी अपॉन आर ए हो जाएगा। अब आता है 3 पॉइंट स्टार्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर देखिएगा। 3 पॉइंट स्टार्टर, देखिए एक 3 पॉइंट स्टार्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और जिसका उपयोग डीसी मोटर, ये काट दीजिएगा, जिसका उपयोग डीसी मोटर की गति को बनाए रखने के साथ साथ स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस का कनेक्शन सीरीज में है और जो प्रारंभिक हाई करंट को कम करता है और किसी भी इलेक्ट्रिकल फेलियर के खिलाफ उपकरण की रक्षा करता है, उसकी सिक्योरिटी करता है, उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है। यहाँ मोटर के ऑपरेशन में बैक ईएमएफ की घटना एक आवश्यक भूमिका निभाती है और यह ईएमएफ तब फैलता है जब मोटर की आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के लिए स्टार्ट होती है और साथ ही वोल्टेज सप्लाई का विरोध करती है, उसको रजिस्ट करती है। ये आप देख सकते हैं इस फिगर को ध्यान से, यह 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, इसको इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे इसको किया जाता है जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर की संरचना यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो 3 पॉइंट स्टार्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा दें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम आपको एक एक जो है पॉइंट को यहाँ पर समझा देंगे। आगे 3 पॉइंट स्टार्टर की कमियां भी हैं और आगे 4 पॉइंट स्टार्टर भी है, तो इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 3 पॉइंट स्टार्टर की संरचना, हम आगे देखेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।